हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। साथियों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज की इस श्रृंखला में दोस्तों 22 नवंबर है और 22 नवंबर को दिल्ली पुलिस के तीनों शिफ्टों से मिलाकर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के जीएस जीके के क्वेश्चंस का हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपका एग्जाम बाकी है या फिर आज आप एग्जाम दे करके आए हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। साथियों एक बार से सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोग एक बार से जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। साथियों जैसा कि आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर को फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो भी बदलाव हुआ है, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 1864 में किस समाज की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न दोस्तों आपसे थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न अलीपुर बम ब्लास्ट के समय मजिस्ट्रेट कौन था, ऐसा प्रश्न आया था। एक रसीदी टिकट नामक आत्मकथा किसकी है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा राज्य देता है। और एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2011 की जनगणना कितने चरण में संपन्न हुई। ये सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो आज के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि 1908 में अलीपुर बम ब्लास्ट के दौरान जज कौन था। देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था और इस समय डगलस किंग्सफोर्ड, याद रखेंगे डगलस किंग्सफोर्ड नामक मजिस्ट्रेट था। इसके ऊपर हमला करने का, इसको जान से मारने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे शिक्षा के अधिकार से संबंधित पूछा गया था कि अधिनियम किस वर्ष आया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों याद रखेंगे ये आपका आर्टिकल 21(1)(a) के तहत, किसके तहत 21(a) के तहत दोस्तों 2009 में यह अधिनियम आपका पेश किया गया, जबकि 2010 में 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जबकि 2009 में आया था। ऐसा प्रश्न देखने को मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है, ऐसा प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों भारत अरबी शैली बनेगा, या फिर इसी को कहते हैं दोस्तों भारत इस्लामी शैली। क्या कहते हैं, याद रखेंगे इसी को कहते हैं भारत इस्लामी शैली या फिर दोस्तों भारत अरबी शैली। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये हमारा मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1924 में ये बनकर तैयार हुआ था, जबकि इसकी नींव 1913 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर रखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आयुष्मान भारत योजना से संबंधित प्रश्न आया था कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष लॉन्च हुई। तो दोस्तों 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसी से मिला जुला हुआ एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात कर लें दोस्तों 29 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है, जबकि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे राजा रेड्डी और राधा रेड्डी से संबंधित आया था कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो राधा रेड्डी या फिर राजा रेड्डी, जब भी शब्द आपके किसी नाम के पीछे रेड्डी मिले तो याद रखना वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा साथियों, कुचिपुड़ी बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा एक ये बहुचर्चित आत्मकथा है जिनका नाम है अमृता प्रीतम। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेंगे इनका नाम है अमृता प्रीतम, जिसके द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई है। तो इन्हीं की यह क्या याद रखेंगे आत्मकथा अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, जो बताती है कि उन्हें नफरत के दायरे पर तरस आता है, जिन्हें विभाजन की बुरी तरह उन्हें विभाजन से बुरी तरह प्रभावित किया गया था, जिससे वारिस शाह जैसी कविताएं की रचना हुई थी। ये सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उससे संबंधित ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य कुल कितने प्रकार के रस होते हैं। जो हमारा दोस्तों शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें कुल कितने प्रकार के रस होते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बनेगा 9 प्रकार के रस। कुल कितने प्रकार के रस हो जाएंगे साथियों, इसका सही उत्तर बनेगा 9 प्रकार के रस। अगला प्रश्न दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से संबंधित आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। देखिए इसका आयोजन टोक्यो जापान में 2021 में हुआ था, क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों अगर रैंक की बात कर लेते हैं भारत की, तो फिर यहाँ पर भारत ने 1+2+4 करके मेडल जीते थे, जिसमें कुल 7 पदक के साथ भारत अपना कितने स्थान पर रहा था, 48 स्थान पर रहा था।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। साथियों अगर बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति की, तो इसका राइट उत्तर बनेगा 22 सदस्य। कितने सदस्य हो जाएंगे साथियों, 22 सदस्य इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों जीव मिल्खा सिंह से संबंधित प्रश्न आया था कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जीव मिल्खा सिंह एक गोल्फर हैं, जबकि मिल्खा सिंह की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी, अगर मिल्खा सिंह की बात कर लें तो ये आपके क्या थे, धावक थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों 1927। दोस्तों 1927 में JRD टाटा के अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ऐसा प्रश्न आया था। तो सही उत्तर बनेगा पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा राज्य। ठीक है, पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 28 दिसंबर 1885 मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, जहां पर गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से संबंधित था कि किस राजा से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे घुमा करके पूछा है। तो दोस्तों हमने याद किया था क्या, प्रयाग प्रशस्ति। क्या याद किया था, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति का यहाँ पर तात्पर्य क्या होता है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद और प्रशस्ति मतलब स्तंभ। तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से संबंधित था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और एज इट इज पूछा गया था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। देखिए अभी हमने चर्चा की थी इलाहाबाद प्रशस्ति की, जिसकी रचना की थी हरिसेठ ने। किसने, हरिसेठ ने। और हरिसेठ ही दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे, लघु उद्योग में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर लघु उद्योग में मैक्सिमम पैसा की बात की थी, तो दोस्तों याद रखेंगे 5 CR। 5 CR मतलब 5 करोड़ रुपए। जबकि अगर बात पूछेगा यहाँ पर मिनिमम कितना रुपए खर्च कर सकते हैं, कितना रुपए लगा सकते हैं, तो मिनिमम आपका राइट उत्तर बनेगा 25 लाख। कितना बनेगा, 25 लाख मिनिमम लगा सकते हैं, जबकि दोस्तों मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए लघु उद्योगों में लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, अकबर ने मजहर नाम का मसौदा तैयार करने के लिए किसको कहा था। तो दोस्तों अकबर का जो मजहर मसौदा था, मजहर जो पत्र था दोस्तों, ये दोस्तों शेख मुबारक और अबुल फजल के द्वारा तैयार किया गया था। मजहर जो मसौदा था दोस्तों, ये दोस्तों आपका कब आया था, तो 1579 में आया था। कब आया था, 1579 में। जबकि दोस्तों ये तैयार कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखेंगे 1576 में ये मजहर तैयार किया गया था शेख मुबारक और अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, इनमें से 2021 में पद्म विभूषण किसे नहीं दिया गया। तो दोस्तों अगर बात कर लें 2021 के पद्म विभूषण की, तो केवल 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला था, जिनमें से शिंजो एबी जो कि शिंजो आबे जो थे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी आगे चलकर गोली मारकर हत्या हो जाती है। तो लोक कार्य के लिए इन्हें क्या मिला था, पद्म विभूषण। जबकि एक प्रश्न दोस्तों तमिलनाडु के एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था SP बाला सुब्रमण्यम, जिनको कला के क्षेत्र में क्या मिला था, ये मिला था पद्म विभूषण। एक प्रश्न दोस्तों डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े कर्नाटक के थे, जिन्हें चिकित्सा के लिए पद्म विभूषण मिला था। एक प्रश्न दोस्तों याद रखेंगे, नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए क्या मिला था, ये दोस्तों याद रखेंगे पद्म विभूषण, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय व्यक्ति थे। अगला प्रश्न दोस्तों याद रखेंगे, मौलाना बहादुद्दीन खान अन्य अध्यात्म के लिए दिल्ली से संबंधित थे, इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण। और एक व्यक्ति का नाम था BB लाल, इनको भी मिला था, और सुदर्शन साहू, इनको भी मिला था। तो ये 7 व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था, पद्म विभूषण 2021 मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पुरुष वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पुरुष वॉलीबॉल नेट होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 7.97 फीट के आसपास होती है। ठीक है, 7.97 फीट और अप्रोक्सीमेटली लगभग 8 फीट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 2.43 मीटर। ठीक है, 2.43 मीटर होती है। जबकि दोस्तों अगर बात कर लें इसमें महिला की, तो मेंस के लिए तो ये हो गई, जबकि वुमेन्स के लिए 7 पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे 35 फीट हो जाएगी, या फिर याद रखेंगे 2.24 मीटर इसका सही उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर मेल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार क्या होता है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था तोताराम शर्मा से कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो तोताराम शर्मा का राइट उत्तर बनेगा पखावज। क्या बन जाएगा, पखावज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का
ये जो संबंधित अधिकार था ये जोड़ा गया था कब? भारतीय संविधान में 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत। इससे संबंधित दोस्तों 3 प्रश्न पूछे गए थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि अनुच्छेद 21A में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, शिक्षा से संबंधित उल्लेख मिलता है और ये दोस्तों क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। तो दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था, जबकि तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो अभी हमने बात की थी जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये आपका 2002 में हुआ था और शिक्षा से संबंधित था। और दोस्तों याद रखेंगे इसमें आपका यही 11वां मौलिक कर्तव्य बन जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था किस पदार्थ में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन के अनुसार बनेगा, लेकिन अगर बात कर लें सर्वाधिक कैल्शियम की तो दोस्तों ये आपका दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। या फिर दोस्तों कह सकते हैं दूध से ही बनता है पनीर, तो पनीर, दूध और पनीर में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। तभी तो जब किसी बच्चे या किसी व्यक्ति की हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको दूध और पनीर ज़्यादा खिलाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा सिमुक सतकर्णी। क्या बन जाएगा? सिमुक सतकर्णी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और ये प्रश्न हमने आपको सारे के सारे पिछली जो एनालिसिस हैं उनमें करवाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 20 हो जाएगा और अनुच्छेद पूछेगा तो 368 पूछेगा। ठीक है, इसके बाद आगे पूछेगा कहाँ से लिया है, तो बताएंगे साउथ अफ्रीका। कहाँ से बताएंगे दोस्तों? साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से हमने इसको शामिल किया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों गतका खेल से संबंधित आया था, तो गतका खेल किस राज्य से है? इसका सही उत्तर बन जाएगा पंजाब। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था तमिलनाडु के राज्य की साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आपसे एसएससी सीपीओ में पूछा था। किसमें पूछा गया था? एसएससी सीपीओ में प्रश्न पूछा गया था और एज इट इज क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस में पूछ लिया है दोस्तों। 80.33%, 80.33% कहाँ की साक्षरता है? तो तमिलनाडु की। अगला प्रश्न दोस्तों लाल किला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर बनेगा शाहजहां। ठीक है, यहाँ पर लाल किला से 2 संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिनमें से ये शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किला का निर्माण, जबकि आगरा का किला जो कि लाल किला के समान दिखता है, आगरा का किला यहाँ पर पूछ लेगा आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों याद रखेंगे ये अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 1904 में बीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की? तो दोस्तों याद रखेंगे अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत एक संस्था थी जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों देवदासी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, यानी कि देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों शाहजहां बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गुरु गोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को हराया था? दोस्तों शाहजहां को 4 बार हराया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से वह कौन सा एक अलग हुआ था? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य के जो 5 राज्य थे ये दोस्तों बरार, बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बीदर था, बीदर जो कि आपका वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर याद रखेंगे इसी कर्नाटक के बीदर ने जो एक युद्ध हुआ था दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य का, उसमें से बीदर ने क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था और ये अलग से स्वतंत्र राज्य बन गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों अनुच्छेद 15 से संबंधित पूछा गया था कि किसका संबंध है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये अनुच्छेद जो है 15 जिसमें धर्म, वर्ण, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। तो अनुच्छेद 15 के क्लॉज 1 में लिखा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान अथवा किसी अन्य के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था जीव जंतुओं का संरक्षण से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हमारे, उनमें से 7वें नंबर का जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कुछ जीव जंतु होंगे, पर्यावरण होगा, जो वन होगा, इनकी रक्षा करने के लिए ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये इसका दायित्व हमें पूरा करना होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A का क्लॉज नंबर 7, 7वीं जो लाइन है उसमें लिखा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 16 वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 16 वन का सही उत्तर बनेगा साथियों पश्चिमी घाट। क्या बन जाएगा? पश्चिमी घाट के हिस्सा है 16 वन। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था ऋग्वेद पुस्तक में कुल कितने अध्याय स्थित हैं? तो ऋग्वेद पुस्तक जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों 10 मंडल, क्या पढ़ा था? 10 मंडल पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर बंडल नहीं, 10 मंडल पढ़े थे और 10-28 सूक्त पढ़े थे। कितने?
10-28 सूक्त पढ़े थे, यानी कि क्या पढ़ी थी, लाइनें पढ़ी थी या कविताएं पढ़ी थी। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मंडल, 10 अध्याय या फिर कह सकते हैं ऋग्वेद को 10 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये दोस्तों इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक है, विश्व इतिहास की, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ऐसा प्रश्न आया था, लेकिन ऑप्शन तो इसके नहीं मिले हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अगर हम 1 की बात कर रहे हैं, नेशनल वाटरवे 1 की बात कर लें, तो दोस्तों याद रखेंगे ये इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया पश्चिम बंगाल तक पड़ता है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि भारत का पहला नंबर का है। इसमें गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली है, यानी कि गंगा की 3 शाखाएं हैं, जिनमें भागीरथी, हुगली और नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और 4 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में समाप्त होता है नेशनल वाटरवे 1। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बिहार हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब कृषि की पैदावार हम इंस्टेंट बढ़ाते हैं तो उसको हरित क्रांति कहते हैं, यानी कि कृषि की पैदावार को तेजी से बढ़ाने को हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीज, पीड़ानाशक और खरपतवार नाशी और उर्वरक सिंचाई आदि आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, किसान की जो कृषि होती है वो एकदम हाई लेवल पर चली जाती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, गणराज्य भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों 1951। तो दोस्तों याद रखेंगे ये 10 फरवरी 1951 इसका सही उत्तर है। जबकि आप लोग याद रखेंगे जो जनगणना से संबंधित अधिनियम है, क्या है, जो हमारा जनगणना से संबंधित अधिनियम है, 1 मिनट यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनगणना से संबंधित अधिनियम। जनगणना का जो एक्ट है दोस्तों ये कब आया था, तो क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है आपको 1948। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हरेला संबंधित नृत्य से आया था। तो याद रखेंगे हरेला नृत्य आपका हो जाता है उत्तराखंड में। जबकि अगर पूछ लेगा आपसे दोस्तों हरेली पूछ ले या फिर मड़ई पूछ ले, क्या पूछ ले, मड़ई, तो याद रखेंगे हरेली और मड़ई आपके हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। तो इसका सही उत्तर बनेगा गोवा। अभी ये नवंबर का डेटा है, ये इसी नवंबर का, जिस नवंबर में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर गोवा ऐसा राज्य है जो भारत का जो पर कैपिटा इनकम है इसमें सबसे आगे है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर बनेगा मुख्यमंत्री। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पटकाई लोक नृत्य किस राज्य का है। तो पटकाई लोक नृत्य याद रखेंगे, पटकाई भूमि कहाँ पर पाई जाती है, असम में। ठीक है, उत्तर पूर्वी में असम में पाई जाती है, तो असम से संबंधित हो जाएगा हमारा पटकाई लोक नृत्य, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं की है। तो दोस्तों याद रखेंगे एशियाई खेलों की मेजबानी ऑप्शन के अनुसार आपका पाकिस्तान दिया था। अभी तक पाकिस्तान में एक भी बार एशियाई खेल नहीं हुए, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर बनेगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर क्योंकि हमारे भारत के खेल मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो थी, चैंपियनशिप की ट्रॉफी, इसका अनावरण हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज और अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसकी संयुक्त मेजबानी में क्या खेला जाएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसमें दोस्तों याद रखेंगे वेस्ट इंडीज के 7 शहर रहेंगे, जबकि अमेरिका के 3 शहर इसमें शामिल होंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि पुस्तक का पूरा नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। किसने लिखी है, शशि थरूर ने। अगला प्रश्न दोस्तों 2011 के सेंसस से पूछा गया था कि ये कितने चरणों में संपन्न हुई थी। तो 2011 की जो जनगणना है दोस्तों आपकी 2 चरणों में संपन्न हुई थी, इसको याद रखेंगे। और इस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना, याद रखेंगे, हमारी जनगणना इसका नारा था। ठीक है, जनगणना, और आगे इसका नारा था हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा था किसका, 2011 की जनगणना का। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया मार्ग को किसको जोड़ता है, यानी कि जो जीटी रोड, जिसे हम कहते हैं जीटी रोड, क्या कहते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड 1 कहते हैं जिसे। दोस्तों याद रखेंगे इसका नाम NH1 भी है, नेशनल हाईवे फर्स्ट है। और दोस्तों ये आपका काबुल से लेकर बंगाल तक, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान से लेकर के जो आपका बांग्लादेश है, अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश है, यहाँ पर आपका क्या मिलता है, NH1 कह सकते हैं, या जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये हमारा हो जाएगा आपका अफगानिस्तान से बांग्लादेश, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों ये जो रोड है ये मौर्य काल से संबंधित है, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसमें क्या करवाया था, इसमें जो पत्थर थे वो बिछवा दिए थे, इस कारण शेरशाह सूरी को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, यानी कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया रोड को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसको कंफर्म करके बताएंगे। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता से संबंधित है। एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया अनुसूचित जनजाति से,
कैसे, अनुसूचित जनजाति से प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कोई प्रश्न आया था, ये तो एग्जैक्टली नहीं मिला है। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपसे इतिहास से संबंधित कोई यात्री के बारे में पूछा गया था। देखिए इब्न बतूता एक यात्री आया था, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है, ये एक इब्न बतूता आया था। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में ह्वेनसांग आया था, ठीक है, क्या आया था, ये क्वेश्चन तो सही पता नहीं चला है, ह्वेनसांग आया था। इसके अतिरिक्त कौन आया था, फायान आया था, ठीक है, बहुत सारे यात्री आए थे, फायान भी आया था। तो इनमें से कौन ऑप्शन था ये तो मुझे नहीं पता चला है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इतिहास से संबंधित किस यात्री के बारे में पूछा गया था। और दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछा गया था 1976 में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर बनेगा 10 मौलिक कर्तव्य। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र की विवाह किस वंश में हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे वाकाटक वंश के संबंधित एक राजा थे दक्षिण भारत में, जिनका नाम था रुद्रसेन। तो दोस्तों वाकाटक वंश और चंद्रगुप्त की पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। तो रानी प्रभावती और दोस्तों रुद्रसेन के बीच में विवाह हुआ था वाकाटक वंश में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, ऐसा कोई प्रश्न आया था, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे वेद समाज एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने 1864 में मद्रास चेन्नई में की थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास और आज का एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। यदि आज का क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को इस तरह के निरंतर एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए आपका अपना परिवार जीएसएफ बाई डीएसआर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ नए एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।